चलो स्टार्ट करें। स्टार्ट करें। शीट निकाल लो, सारे क्वेश्चन देख लेना, देख लेते हैं इसमें। इसमें दो से आपके से वही वाले क्वेश्चन। अरे वो मार्क्स वाले, हाँ आएगा ना सारे, ये तो इसमें है ना वो सारे क्वेश्चन। इसी में आते हैं, डाउट इसी में आता है। अच्छा इसी में आता है, ठीक है। तो एक ही करके सारे चालू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले एमसीक्यूज है सबके पास बुक जो ऑनलाइन है, आप लोग के पास है? अंशिका, वंशिका, यस सर। अक्षिता, यस सर। है ना? यस सर। जो पेज नंबर 16 में एमसीक्यूज है, आप लोग ट्राई किए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किए तो आप देखो क्या कर सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो। E naught for Fe2 positive, E naught for Fe2 positive is minus 0.44 and E naught for Zn2 positive is minus 0.76 volt. Thus, इसका अपन क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? Zn is more electropositive than Fe. ठीक है, जिनको नहीं समझ में आया, Zn2 पॉजिटिव का रिडक्शन पोटेंशियल कम है, राइट, आपके इससे, तो उसका होगा ऑक्सीडेशन। Zn का क्या होगा? ऑक्सीडेशन, और आयरन का होगा रिडक्शन, राइट। अब जिसको ऑक्सीडेशन होता है वो अच्छा मेटल है, अच्छा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होगा दूसरे के सामने। ठीक है, हमको पता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या होता है, द वन व्हिच विल लूज इलेक्ट्रॉन टू बिकम पॉजिटिव, और वो यहाँ पे कौन है? Zn, क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, ज्यादा नहीं है, वैल्यू मतलब माइनस में है ना। ठीक है, जितना ज्यादा नेगेटिव उतनी वैल्यू कम, ये तो बेसिक है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, Zn इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन Fe। चलो सेकंड, which of the following 0.1 m aqueous solution has the highest electrical conductivity? कैसे तो आयंस देखना ना, नंबर ऑफ आयंस कितने लिबरेट होंगे। हाँ, ये F आपका जो है वो दोनों जगह, मतलब वो इतना का, हाँ, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। आपके आयंस जितने ज्यादा आयंस क्रिएट होंगे ना, कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा होती है, ये रूल है। ठीक है, कंसंट्रेशन सबका सेम है, राइट, सबका 0.1 मोल पर लीटर है, तो सबका सभी इलेक्ट्रोलाइट को अपने 0.1 मोल 0.1 मोल 0.1 मोल 0.1 मोल लिया है। सी, हाँ, डाइफ्लोरोएसिटिक एसिड। ठीक है, चलो नेक्स्ट, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास, सब देख रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन, when an electric current is passed through acidulated water, 112 ml of hydrogen gas at STP gets collected at cathode in 965 seconds. The current passed in amperes is, ठीक है, वाटर का जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो एक इलेक्ट्रोड में ऑक्सीजन कलेक्ट होता है, दूसरे इलेक्ट्रोड में हाइड्रोजन। ठीक है, तो हमने ऐसा ही एक वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कराया, 965 सेकंड्स तक हमने उसमें करंट पास करा देगा। कितना करंट पास कराया है वो नहीं पता है, वो निकालना है। हाँ हाँ, मिल जाएगा, एक बार देखते हैं इसका आंसर 1 एम्पियर है। ठीक है, कैसे आएगा देखते हैं। चलो, 965 सेकंड्स तक मैं एक पर्टिकुलर करंट अप्लाई कर रहा हूँ, वो करंट कितना है यही निकालना है। देखो, आपका जो सबसे बेसिक स्टेप यहाँ पे क्या होगा कि 2H पॉजिटिव जब दो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तब जाके हाइड्रोजन गैस बनाएंगे, समझ रहे? रिएक्शन कुछ ऐसा है, हाइड्रोजन गैस बन कैसे रही है, 2H पॉजिटिव विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, तब दोनों HH बनेंगे और मिलके H2 बनेगा, राइट। मतलब एक मॉलिक्यूल या एक मोल बनाने के लिए, अगर आप इस पूरे इक्वेशन को मोल से मल्टीप्लाई कर दो, तो एक मोल हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए मुझे 2 मोल इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं, मतलब 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट, चार्ज, 2 फैराडे चार्ज, राइट। एक मोल का मतलब क्या होता है, 22,400 ml या 22.4 लीटर मोलार, मोलार वॉल्यूम है। हाइड्रोजन गैस का मोलार मास 2 ग्राम है और मोलार वॉल्यूम 22.4 लीटर है। ऐसे हर गैस का एसटीपी पे मोलार वॉल्यूम 22.4 लीटर ही होता है। आप कार्बन डाइऑक्साइड लो, आप नाइट्रोजन लो, आप ऑक्सीजन लो, आप हाइड्रोजन लो, कुछ भी लो, अगर वो 1 मोल है और कंडीशन एसटीपी है तो 22.4 लीटर होता है। ठीक है, तो 22,400 ml में ml हाइड्रोजन बनाने के लिए आई वांट 2 फैराडे चार्ज, समझ गए? हमको यहाँ पे कितना ml चाहिए, 112 ml, तो
तो 112 एमएल के लिए कितना चार्ज चाहिए होगा? 2 फैराडे चार्ज अपॉन 22,400 इंटू 112। ये स्टेप समझ में आया क्या सबको? देखो 22,400 ml हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए आई हैव टू गिव 2 फैराडे चार्ज, तब जाके इतनी ml गैस बनेगी। बट हमारे क्वेश्चन में हमको कितने ml गैस बनाने बोला है? 112 ml। तो 1 ml के लिए कितना चाहिए रहेगा? 2 फैराडे अपॉन 22,400। तो 112 के लिए 2 फैराडे अपॉन 22,400 इंटू 100। ये स्टेप समझ में आ गया सबको? इतना तो चार्ज है, हमको तो करंट निकालना है ना? क्या ये जो निकाल रहे हैं तो चार्ज लिख रहा है ना, और करंट क्या होता है? I इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। टाइम कितना दिया हुआ है? 965 सेकेंड। तो ये जो चार्ज है आपके पास 2 इंटू 96,500 जानबूझ के 965 सेकेंड दिया है कैलकुलेशन इजी करने की। ठीक है, अब यहाँ पे आप अपना दिमाग ला के 96,487 मत यूज कर देना, तो अपने से पैर में कुल्हाड़ी मारेंगे। ठीक है, वो टाइम अच्छा दिया है 965 सेकेंड, ताकि आप 96,500 लेके ही सॉल्व करो और उसमें आपने एक्यूरेट वैल्यू ली 96,487 लेके सॉल्व कर दिया। ठीक है, अपॉन 22,400 इंटू 100। क्लियर है ये? नाउ ये तो चार्ज हुआ ना, अपॉन आई मीन 965 सेकेंड डिवाइड कर दिया, ये हो जाएगा आपका 100 टाइम्स, ये 2 जीरो कैंसिल, ये 2 टाइम्स, ये 2 भी कैंसिल, 1 एम्पियर करंट आएगा। ठीक है, बेसिक से चलोगे ना तो ये इस टाइप के क्वेश्चन सारे बन रहे हैं। सबसे पहला बेसिक यही था कि हाइड्रोजन गैस बनाओगे कैसे, बनेगा कैसे? वाटर तो अपने 2 आयंस में ब्रेक हो गया, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, है ना? इस H पॉजिटिव से तो हाइड्रोजन बनेगा। कैसे बनेगा? बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। राइट, यहीं से आगे बढ़े अपन कि 1 मोल बनाने के लिए 2 फैराडे इलेक्ट्रॉन लगा, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लगा। 1 मोल मतलब 1 फैराडे इलेक्ट्रॉन, 2 मोल मतलब 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये चार्ज। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। Inert electrodes are used to electrolyze a sodium sulfate solution in water. The cathode and anode products are H2 and O2. कैथोड में बनेगा H2, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू का 4th क्वेश्चन। कैथोड में बनेगा H2 एंड एनोड बनेगा O2। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन देखो, आपको ABC 3 टाइप के कैटायंस का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, SRP दिया है, SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। आपको बताना है इनका रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर क्या होगा। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा दिख रहा है वो होगा रिड्यूस। राइट, किसका सबसे ज्यादा दिख रहा है आपको? ए का। ए का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा, मतलब वो रिड्यूस होगा, यानी कि वो सबसे बेकार रिड्यूसिंग पावर वाला होगा। तो ए सबसे कम किसमें दिख रहा है आपको? ए और सी दोनों में है ना, ए लीस्ट। चलो एक और देख लेते हैं। उसके बाद फिर क्या है? 1C है ना, उसके बाद सी है, तो फर्स्ट होगा BC है। ठीक है, BC इज द आंसर। चलो अगला देखना, द रिएक्शन half H2 plus AgCl gives H positive plus Cl negative plus Ag occurs in the galvanic cell. कौन सा सेल में ये रिएक्शन होगा पूछ रहा है। और Ag और ये ले लो तो ऑब्वियसली Ag का रिडक्शन होगा, H2 का ऑक्सीडेशन होगा, तो PtH2 तो लेफ्ट नहीं आएगा, तो ए तो ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसे कैसे लिखना मतलब, तो वो इलेक्ट्रोड प्लैटिनम की रहती है ना, SHE जो रहता है ना, प्लैटिनम तो वैसे भी इनर्ट इलेक्ट्रोड है, वो कभी रिएक्शन में पार्ट होना नहीं। तो ऐसे फॉर्म में कैसे लिखेंगे? वो इलेक्ट्रोड का नाम भी लिख दिया है PP, मतलब उसमें रिएक्शन होगा। हाँ वैसे वो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ये भी एक तरीका हो सकता है लिखने का। ठीक है, ठीक है ना। PT नहीं समझ में आना तो H2 को देख लो, हाइड्रोजन गैस तो लेंगे ना अपन, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले रहे तो हाइड्रोजन गैस तो होगी। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन एक तो नहीं हो सकता, ऑप्शन बी
वो तो खैर सॉल्ट ब्रिज है ना। अब जो केसीएल सॉल्यूशन है वो आपका सॉल्ट ब्रिज है, समझ रहे हो? अपन ऐसा बना देते हैं बस, दो लाइन ना। एस वाले क्या, हाँ एसओएलएन जो लिखा है वो, इसका ऑप्शन सी होगा, सी। आप इलेक्ट्रोड का भी सिंबल लिख दो, जैसे मैं जिंक का ही बता देता हूँ। तो अगर मैं पहले लेफ्ट वाले की बात कर रहा हूँ जिंक में, तो अपन पहले जिंक लिख देंगे क्योंकि इलेक्ट्रोड भी जिंक का है। फिर वहां हो क्या रहा है, Zn से Zn2 पॉजिटिव हो रहा है, इसको तो वैसे ही लिखना है जैसे ये लिखा है ना। फिर ऐसे ही अपन एक दो लाइन खींच के बीच में उसका सॉल्ट ब्रिज वाले का नाम लिख देंगे। क्या लिखना है, H2 गैस लिखा है ना, अपन डालते तो गैस ही है, वहां पे जो अंदर जाता है SHE के वो गैस ही रहती है। वहां पे Zn/Zn2 पॉजिटिव, यहाँ पे देखो ना H2 का ऑक्सीडेशन HCl होके बना ना, ये आयनिक फॉर्म में नहीं लिखा है। आप लोग जो आप जो बोल रहे हो ना, हम लिखते थे आयनिक फॉर्म में, Zn gives Zn2 पॉजिटिव, या आप H2 को H पॉजिटिव भी लिखोगे तो भी सही। यहाँ लिखना है तो ZnSO4 लिख दो। एक मॉलिक्यूलर फॉर्म होता है इक्वेशन लिखने का, या एक आयनिक फॉर्म होता है। हम जो लिखे हैं ना वो आयनिक फॉर्म में लिखते थे, इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिख दिया है, इसलिए H2 भी दिख रहा है आपको वहां पे और HCl भी दिख रहा है। उसको आप H पॉजिटिव और H2 तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि वो मॉलिक्यूल फॉर्म में रहेगा, है ना। और H2 के बाद आप फ्लैश करके H पॉजिटिव भी लिखोगे तो भी सही, ऑक्सीडाइज। ठीक है, चलो तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो, प्योर वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज, ये भी सी, इट इज ऑलमोस्ट कंप्लीटली अनआयनाइज्ड। ठीक है, नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड एट एन इलेक्ट्रोड इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो रहता ही है ZIT, फॉर्मूला का ZIT, W इज इक्वल्स टू ZIT का फॉर्मूला ये, Z भी दिया, I भी दिया, T भी दिया, कंडक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखो फटाक से, क्वेश्चन नंबर 9, तीनों का अगेन रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, बताओ कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है। डी क्यों, मतलब अगर मैग्नीशियम Pb को रिड्यूस कर सकता है तो Cr तो क्यों नहीं, दोनों से तो उसकी रिडक्शन पोटेंशियल कमी है ना। क्या नॉट लिखा है, हाँ नॉट लिखा है ना, नॉट Cr2 पॉजिटिव, तो डी क्यों होगा, मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, व्हाई नॉट सी, है ना। देखो मैग्नीशियम वाले का रिडक्शन पोटेंशियल कम है, सब सुन रहे हैं क्या, मैग्नीशियम वाले का रिडक्शन पोटेंशियल कम है ना, सबसे नेगेटिव मैग्नीशियम का ही वैल्यू दिया ना -2, बाकी का तो -0.12 है और दूसरे का तीसरे का है -0.913। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है वो ऑक्सीडाइज होगा, यानी कि जिंक या मैग्नीशियम आपका ऑक्सीडाइज होगा। अगर वो ऑक्सीडाइज होगा तो वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तीनों में बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, मैग्नीशियम, तो वो दोनों को रिड्यूस कर देगा, Pb को भी और Cr को भी। तो ऑप्शन सी क्लियर है। बेसिक से चलोगे तो कभी गलती नहीं होगी, मैं बताया। तो बेसिक यही है कि रिडक्शन पोटेंशियल देख के पहले समझ जाओ कि इसका ऑक्सीडेशन होने वाला है, और ये अगर ऑक्सीडेशन होगा तो ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब ये दोनों को रिड्यूस कर देगा। ठीक है, चलो आगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ मेटल, कैसे, हाँ टेम्परेचर से कैसे इंडिपेंडेंट हो, रेजिस्टेंस का आप लोग वो नहीं पढ़े क्या, रेजिस्टेंस क्या क्या फैक्टर पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मटेरियल एंड टेम्परेचर। आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ना तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, यानी कंडक्टिविटी कम होगी। इलेक्ट्रॉन आराम से ड्रिफ्ट होके जा रहा था, ड्रिफ्ट बोलते हो ना आप लोग, ड्रिफ्ट नहीं बोलते हो, फिजिक्स में पढ़ोगे ना, ड्रिफ्ट होके जाता है ना, तो इलेक्ट्रॉन आराम से ड्रिफ्ट होके जा रहा था, राइट, पॉजिटिव एंड की तरफ जा रहा था, आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती एजिटेट हो गए और अब वो राय वाले रैंडम पाथ पे जाने लगे, तो उससे उनकी कंडक्टिविटी कम हो गई। हाँ ठीक है, उससे उनकी मोबिलिटी बढ़ जाती है ना, इसलिए कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। समझ में आ रही बात। इलेक्ट्रॉनिक, ये इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर है, मेटल आर द इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स, मेटल आर
इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन के फ्लो से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। एंड इलेक्ट्रोलाइट्स आर आयनिक कंडक्टर्स। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ? जो शब्द बोल रहा हूँ उसकी मीनिंग समझ में आ रही है? मेटल्स इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स कहलाते हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स आयनिक कंडक्टर्स। मेटल में इलेक्ट्रॉन के कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और इलेक्ट्रोलाइट्स में आयंस के कारण। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट यानी कि Z Z की वैल्यू पूछ रहा हूं फिर एलिमेंट इज एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी इनटू फैराडे, मतलब ऑप्शन सी। ठीक है, आता कहां से ये? हाँ, वो सेकंड लॉ ऑफ फैराडे, फर्स्ट लॉ। तो क्या कैसे बताओ, मतलब कैसे लेके आए? W equals to ZIT. W is equals to Z। हाँ, सर फिर W is directly proportional to Q. Q को IT लिख देंगे और directly proportional हटाने के लिए Z कंसीडर रहेगा। फिर डेरिवेशन पूछ देते हैं। हाँ, मतलब Z is equals to एटॉमिक वेट A upon NF बोल रहे हो ना? W upon IT है। तो IT Z is equals to W upon IT। ठीक है, फिर weight upon Faraday. वेट अपॉन फैराडे। Atomic weight ठीक upon है, Q को NF भी लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। ऐसा भी देखो, या फिर ऐसा देखो, फॉर एग्जांपल अगर एक मेटल है, ध्यान से सुनना है, अगर एक मेटल है, ठीक है, उसका चार्ज वैलेंसी n पॉजिटिव है, n वैलेंसी को n ले लेता हूं, ठीक है, तो उसको n इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा टू बिकम m आयन, क्योंकि वो n लूज करके ही तो n पॉजिटिव बना है। Zn2 पॉजिटिव कैसे Zn2 पॉजिटिव बना? बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। जिंक लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन टू बिकम Zn2 पॉजिटिव। अब Zn2 पॉजिटिव को वही 2 इलेक्ट्रॉन वापस गेन करना पड़ेगा टू बिकम Zn अगेन। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे एक मोल बनाने के लिए मुझे n फैराडे लगा, आयन n फैराडे चार्ज। उस कोई भी मेटल हो सकता है, जिंक हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, ठीक है। इसमें तो मैं n ले लिया क्योंकि n की वैल्यू मेटल टू मेटल चेंज होगी। जिंक के लिए 2 होगी, एल्यूमिनियम के लिए 3 होगी, सिल्वर के लिए 1 होगी, राइट? तो पर किसी का भी एक मोल के लिए nf चार्ज लगेगा। एक मोल मतलब उसका एटॉमिक वेट, मोल मतलब एटॉमिक मास का इन टर्म्स ऑफ ग्राम ना, मतलब 1 ग्राम। ए ग्राम डिपॉजिट करने के लिए आई नीड एनएफ चार्ज, राइट? अब यहां से Z डिफाइन किया था अपन ने कॉपी में, क्या लिखे थे अपन? अगर आप I को 1 एम्पियर रखते हो और टाइम को 1 सेकेंड, यानी कि अल्टीमेटली आप 1 कूलम चार्ज की बात कर रहे हैं। अगर आप चार्ज को 1 कूलम रखते हो तो Z इज इक्वल्स टू वेट ऑफ मास डिपॉजिटेड। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनती है केमिकल इक्विवेलेंट की? Chemical equivalent is the mass of substance deposited when 1 coulomb of charge is given to it. ये होता है डेफिनेशन, दैट इज द बेसिक। Z आपको पता होना चाहिए होता क्या है। जब 1 कूलम चार्ज आप सप्लाई कर रहे हो उस इलेक्ट्रोलाइट में और उसका कितना मास डिपॉजिट हो रहा है इलेक्ट्रोड के ऊपर, वही होता है Z का वैल्यू। मतलब 1 कूलम चार्ज में डिपोजिशन निकालना है मुझे अल्टीमेटली। NF कूलम में 1 ग्राम हो रहा है, तो 1 कूलम में कितना ग्राम होगा? A अपॉन NF, यही तो लिखा है वहां पे। A मतलब एटॉमिक वेट अपॉन N मतलब वैलेंसी इनटू F मतलब 96,000। ये Z का वैल्यू A अपॉन NF। समझ गए ना? रटना नहीं कुछ किसी चीज को भी, बेसिक, ठीक। Z is equals to A upon NF, atomic mass upon N into F। यही एटॉमिक मास अपॉन N को इक्विवेलेंट वेट बोलते हैं, ठीक है? तो नॉर्मलिटी में यूज करते हैं आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लियर है? 11th का ऑप्शन सी। नेक्स्ट 12th देखो, 12th 0.01 हाँ 0.01 0.01 और किसी का कुछ 12th बनाए हो? C. सी 0.02 का है सॉल्यूशन। पहले बनाया था तो फिर आंसर आया। सी है आंसर, सी है, ठीक है। तो उसको देखते हैं क्या हो रहा है। इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 0.96 एम्पियर इज पास थ्रू अ सॉल्यूशन कंटेनिंग CuCH3 CN4 प्लस ऊपर एक चार्ज है फॉर 2000 सेकेंड्स, ठीक है। एंड मेटालिक कॉपर इज डिपॉजिटेड एट द cathode. The amount of copper that has been deposited in moles is,
क्या क्या दिया हुआ है, करंट दिया है हमारे पास 0.965 एम्पियर और टाइम दिया हुआ है 2000 सेकेंड। ठीक है, कॉपर का इक्वेशन क्या होगा, Cu प्लस 1, उसका चार्ज प्लस 1 है ना, जो दिया हुआ है उसके हिसाब से कॉम्प्रेशन CH3 है ना अंदर, उसका चार्ज 0 है, कॉपर प्लस 1 ही है। CH3 है ना, अकेला थोड़ी ना है, नहीं? हाँ, अगर अंदर सिर्फ CN4 होता तो आप -1 लेते, तो इसका प्लस एक इलेक्ट्रॉन करूंगा तो Cu बनेगा, है ना? इसका मास क्या था, 63.5 कॉपर का। तो 63.5 ग्राम डिपॉजिट करने के लिए मुझे 1 फैराडे चार्ज चाहिए। हाँ, CN1 नेगेटिव हुआ, खत्म हो गया। ठीक है, तो इतना ग्राम कॉपर डिपॉजिट करने के लिए 1 फैराडे चाहिए। इट इज जस्ट लाइक वो हाइड्रोजन वाला क्वेश्चन, बस वहां पे चीजें वॉल्यूम में दी थी, यहाँ मास में निकाल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपको मोल में पूछा ना, आंसर आपको मोल में निकालना है, इसलिए तो पहले मास निकाल रहा हूँ, फिर मास को मोल में कन्वर्ट कर दूंगा। समझ रहे हो, हाइड्रोजन वाले में वॉल्यूम दिया था कि 112 ml हाइड्रोजन आपको चाहिए, तो आपको कितना करंट देना पड़ेगा। यहाँ पे करंट दिया है, टाइम भी दिया है, आपको अमाउंट निकालना है। वहां वॉल्यूम दिया था, टाइम दिया था, करंट निकालना। हाँ, तभी निकाल पाएंगे, यहीं से स्टार्ट होगा ना कि एक 63.5 ग्राम के लिए हमको 96,500 कूलम चार्ज चाहिए, तो 1 ग्राम के लिए कितना, है ना? एक्चुअली हमको चार्ज पता है, मास निकालना, तो उल्टा करना पड़ेगा। मतलब हाँ, अभी जो अपन ऐसे बात कर रहे हैं ना कि इतना ग्राम डिपॉजिट करने के लिए इतना चार्ज देना पड़ेगा, ऐसा बात करो कि इतना ग्राम, इतना चार्ज जब दिए तो इतना ग्राम डिपॉजिट हुआ। अब ऐसे बात करेंगे, चीज वही लिखी हुई है, बस लेफ्ट राइट कर दिया। दोनों को अलग अलग तरीके से बात करते हैं ना, पर कि इतना ग्राम चाहिए तो इतना कूलम डिपॉजिट, इतना कूलम चार्ज देना पड़ेगा, और इतना कूलम चार्ज दोगे तो इतना ग्राम डिपॉजिट होगा। बात तो वही है। ठीक है, तो अपने पास चार्ज कितना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा चार्ज टोटल। इतना चार्ज आपने दिया ना, I इंटू टी, Q इज इक्वल्स टू I इंटू टी, ये टोटल चार्ज हो जाएगा। तो इतने चार्ज में कितना ग्राम कॉपर डिपॉजिट होगा, तो निकल जाएगा। बस उसको फिर 63.5 से डिवाइड कर दो, मोल में आ जाएगा आंसर। अभी जो आएगा वो ग्राम में आएगा, आप उसको 63.5 से डिवाइड कर दो, तब वो मोल में कन्वर्ट। क्लियर है? तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 12, इसका आंसर सी आएगा, 0.02 मोल। ठीक है, टिक कर दो, आपको ट्राई करना इस क्वेश्चन को आगे। ये हाइड्रोजन वाले क्वेश्चन जैसे ही है, बस वहां वॉल्यूम में बात करते हैं, यहाँ ग्राम में बात करते हैं, और कुछ। ठीक है, चलो असर्शन रीजन में आ जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन, molar conductivity of an electrolyte increases with decrease in concentration। सही है, तो है ना, ग्राफ में अपन देखे थे ना, डाइल्यूशन कर रहे थे मतलब कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही थी, इसका मतलब मोलार कंडक्टिविटी बढ़ रही, राइट? ओके, तो ये ठीक है। मोबिलिटी ऑफ आयंस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, मतलब पॉइंट ट्रू है, बट इसका रीजन नहीं है। ठीक है, मतलब बी, both are true but it is not the correct explanation of A। इसका correct explanation क्या होगा पता है? ज्यादा आयंस भी एक्चुअली, आप देखो, अगर मैं फॉर्मूला देखूं ना, तो लैम्डा एम होता क्या है, कप्पा अपॉन मोलारिटी, ऐसा होता है। अगर आप कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखे हो, डाइल्यूशन से कंसंट्रेशन थोड़ा बढ़ती है, कंसंट्रेशन तो सॉल्यूट की नहीं रहेगी, आपने जितना सॉल्यूट डाला था आप तो सॉल्वेंट ऐड कर रहे हो, तो हाँ, तो कप्पा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन बी ले लेता हूँ। मान लो अगर 1 मोल लेता हूँ मैं, तो 1 अपॉन बी आएगा, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अब ये बी जब ऊपर लेगा तो कप्पा इंटू बी हो जाएगा। तो आप देख रहे हो मोलार कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड कर रही है, वॉल्यूम पे। आप पानी डालोगे तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। तो दैट इज द रीजन लाइक कि मोलार कंडक्टिविटी बढ़ती है। ठीक है, आयंस में हाँ, वो उसमें अपन पढ़े थे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी ज्यादा क्यों नहीं बढ़ती, क्योंकि उसमें पोल्यूशन भी बढ़ जाता है। ठीक है, सेकंड देखो, सॉल्यूशन बढ़ेंगे फिर कम हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे ना, इंटर आयनिक इंटरेक्शन कम हो जाएगा। सॉरी, सेकंड देखो,
The resistivity for a substance is its resistance when it is 1 meter long and its area of cross section is 1 meter square. ये तो उसका यूनिट ही होता है ना, मतलब डेफिनेशन अपन ऐसे तो निकालते थे, है ना? क्या था अपना R is equals to rho L by A. आप L को 1 मीटर रख दो, A को 1 मीटर स्क्वायर रख दो, तो rho will be equal to R. ये तो सही है। और दूसरा क्या बोल रहा है? The SI unit of resistivity are ohm meter and ohm centimeter. इनवर्स है मतलब सही तो है, यूनिट भी यूनिट सही है, पर ये रीजन गलत है। हाँ, मतलब बी होगा, इसका भी ऑप्शन क्या होगा? बी, बोथ आर करेक्ट बट द रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ये देखो, सॉल्ट्स लाइक KCl, KNO3 आर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स आर यूज्ड इन सॉल्ट ब्रिज। अगर जेलेटिन होता है, अरे ये भी डालते हैं, इलेक्ट्रोलाइट भी डालते हैं बीच में, तो अगर साथ में रहता है तो सॉल्ट ब्रिज हो जाता है। ये मैडम को दे दो और मैडम से क्वेश्चन करेंगे, और मैडम के रूम में बैठना। तो ये ट्रू है, ठीक है, assertion is correct statement. An inert electrode can easily be filled in the U-tube. ये गलत है, तो सी होगा इसका आंसर, मतलब assertion true है but the reason is wrong statement. सारे को कर सकते हैं ना? चलो नेक्स्ट, अगला फोर्थ अरे बाद में बात करूंगा, बाहर जाके। EMF and potential difference are same for cell. नहीं, दोनों अलग चीजें होती है ना। पोटेंशियल डिफरेंस होता है जब वर्किंग कंडीशन में इन दोनों का क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, उसके अपन वोल्ट मीटर रख के रखते हैं ना। और EMF होता है जब सेल बंद है, ठीक है, तो दोनों अलग अलग है, तो असर्शन फॉल्स है। बोथ गिव द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोड अंडर, ये दोनों ही फॉल्स है, इसका ऑप्शन ही नहीं गिवन है। एक ऑप्शन और आएगा ई, कि बोथ आर इनकरेक्ट, है ना, तो वो ई ही, ठीक है, समझ गया ना? इसके लिए ऑप्शन दिया नहीं है, ठीक है, एक ई ऑप्शन मिसिंग है इसमें। नेक्स्ट, अगला पढ़ो जल्दी। A negative value of standard reduction potential means that reduction take place on this electrode with reference to standard hydrogen electrode. Standard hydrogen electrode का reduction potential 0 होता है ना? और अगर किसी का नेगेटिव है ना, इसका मतलब कि हाइड्रोजन का रिडक्शन हुआ है और उसका ऑक्सीडेशन हुआ। सामने वाले इलेक्ट्रोड का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन, और यहाँ क्या बोला है? उसका रिडक्शन हुआ है, तो गलत है, असर्शन गलत है। Am I clear to everyone? पक्का, है ना? और रीजन क्या बोल रहा है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ हाफ सेल हैज अ फिक्स्ड वैल्यू, ये तो ठीक है, मतलब डी। असर्शन इज रॉन्ग स्टेटमेंट बट रीजन इज करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट, अगला 6th क्वेश्चन। 1 coulomb of electric charge deposits weight equal to electrochemical equivalent of the substance. तो अभी मैंने बताया था ना, चार्ज 1 कूलम ट्रांसफर करेंगे तो कितना होगा उसका इक्विवेलेंट Z, ये तो ठीक है। 1 फैराडे डिपॉजिट्स 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस। Ag में ऐसा क्यों है, बट सिल्वर में ऐसा नहीं है। सिल्वर में जब आप दो फैराडे करोगे ना, सिल्वर में ये चीज ट्रू है बट जिंक के लिए ये चीज ट्रू नहीं है, क्योंकि सिल्वर में एक इलेक्ट्रॉन में काम हो जाएगा ना, उसका Ag पॉजिटिव नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन टू बिकम Ag, बट जिंक 2 पॉजिटिव नीड्स 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये सबके लिए ट्रू नहीं होगा, तो सी असर्शन ट्रू है बट रीजन इज फॉल्स। समझ गया ना क्यों रीजन फॉल्स है? नेक्स्ट, फ्यूल सेल्स आर पॉल्यूशन फ्री। फॉल्स। वाह, एक्सप्लोर O2 यूज करते हैं, इससे कम पॉल्यूशन क्या करेगा आदमी, पानी भी ना बना। सेकेंड है, फ्यूल सेल्स यूज हाइड्रोजन लाइक फ्यूल्स अलोंग विद ऑक्सीजन गैस फॉर करंट प्रोडक्शन, ठीक है, ए, अभी तो ए पहला हुआ है, ठीक है। अगला galvanized iron doesn't rust. True. Zinc has a more negative electrode potential than iron. वो सही है, रीजन भी देखो, अगर इसका ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन होगा, तो आयरन बच जाएगा, तो आयरन बच जाएगा ना। हम कोरोजन बचाना मतलब आयरन का ऑक्सीडेशन नहीं होना देना चाह रहे हैं, तो ऊपर जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, और वो क्यों होगा? क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा नेगेटिव है आयरन से। ये भी ए है। In an electrochemical cell, anode and cathode are respectively negative and positive electrodes. True.
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एनोड नेगेटिव होता है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक में एनोड पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो मेरे से बात करो, तो असर्शन ट्रू है, और उसका रीजन क्या है कि एनोड में ऑक्सीडेशन होता है, जिंक 2 पॉजिटिव बन के बाहर आया था, गिविंग 2 इलेक्ट्रॉन, मेकिंग दैट अ नेगेटिव चार्ज। हाँ, तो ये भी आपका ए ही होगा, तो 7 8 9 ए है, ठीक है। 10 क्वेश्चन नंबर 10, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैथोड एंड एनोड इज डन बाय द यूज ऑफ थर्मोमीटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, ठीक है। हायर इज द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, ग्रेटर वुड बी इट्स ऑक्सीडाइजिंग पावर, ये तो ट्रू है ना, है ना, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा डी, असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है। एक ही स्टेटमेंट मिसिंग है कि दोनों की करेक्ट है, बाकी तो चारों टाइप का है स्टेटमेंट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, an electrochemical cell can be set up only if the redox reaction is spontaneous, true। एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का अपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सेटअप नहीं कर सकते, और रिएक्शन स्पॉन्टेनियस if free energy change is negative, स्पॉन्टेनियस में तो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव ही होता है। उनका का रीजन सही हाँ, रीजन सही नहीं है, क्योंकि इसके लिए अपन क्या रीजन देते हैं, वो ईएमएफ ऑफ द सेल इज पॉजिटिव, ठीक है। तो बी कर देना, दोनों सही है, बट रीजन इसके लिए ये सही है, ठीक है। अगला assertion, current stops flowing when E cell is equals to 0, true। equilibrium of the cell reaction is attained, ये भी ट्रू है, क्योंकि equilibrium में E cell 0 हो जाता है, दोनों ए, अगेन ए। लास्ट, zinc metal is formed when a copper plate is dipped in zinc sulfate solution, false, ऐसा नहीं होगा ना। और zinc being placed above copper in electrochemical series, ये क्यों false है? नहीं, जिंक ऊपर तो होता है, आपका जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसमें ऊपर सारी नेगेटिव वैल्यूज है रिडक्शन पोटेंशियल की, नीचे पॉजिटिव वैल्यूज है, बीच में 0 है। अरे ऊपर की सारी रिडक्शन पोटेंशियल है, और ऊपर की वैल्यू नेगेटिव है, यहाँ 0 है और यहाँ वैल्यू पॉजिटिव है, ये टेबल है। नहीं देखो आप इस बुक में, और अगर नहीं सही हुआ तो मैं तो ऐसा बोलेंगे दोनों अलग ही चल रहा है। तो मैं मतलब गूगल में सर्च करने का क्या मतलब है आपको? आप चेक कर लेना, और ये नेगेटिव ही होता है ऊपर वाले, और नीचे आते आते पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो उस केस में जिंक आपको ऊपर, क्योंकि जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होता है, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, तो रीजन ट्रू है बट असर्शन फॉल्स है, ऑप्शन सी, ठीक है। चलो आज वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में डी होगा, डी होगा, क्वेश्चन गलत है, आज तो करेक्ट है ना, रीजन तो सही है, तो उसका तो डी होगा, डी है ना, हाँ डी होगा सर। चलो चलो ठीक है, चलो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। फर्स्ट, ड्रॉ द कर्व रिप्रेजेंटिंग द वेरिएशन ऑफ लैम्डा एम विद अंडर रूट सी फॉर AgNO3। AgNO3 क्या है, कैसे लैम्डा क्या चीज से बना है? A salt formed by a strong acid weak base will be a strong electrolyte. CH3COONA भी strong electrolyte है, क्योंकि वो NaOH है उसमें involved, ठीक है। तो इसका ग्राफ वो स्ट्रेट लाइन वाला बनेगा ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना, तो स्ट्रेट लाइन वाला, मतलब वीक समझ जाओगे तो कर्व बनाना, और स्ट्रॉन्ग समझ जाओगे तो स्ट्रेट लाइन बनाना, ठीक है। देख चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मेटल A and B are given, which of these will release H2 from diamond H2SO4? A, ये उसका नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल है, इसका ऑक्सीडेशन होगा, तभी ये इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, H पॉजिटिव गेन कर पाएगा और H बन पाएगा। ये ए का नेगेटिव है ना रिडक्शन पोटेंशियल, और उसका दूसरे वाले का पॉजिटिव है, राइट। अब हाइड्रोजन का 0 है, तो इन दोनों के रेस्पेक्ट में ये ऑक्सीडाइज होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, और H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करके H बन जाएगा, मतलब आगे जाके H2 बन जाएगा। यहाँ ये चीज नहीं होगी, इन दोनों के केस में ना हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होगा और ये रेड्यूस होगा,
ठीक है, मेटल जब तक ऑक्सीडाइज नहीं होगा वो हाइड्रोजन लिबरेट नहीं करेगा, क्योंकि यही इलेक्ट्रॉन जो मेटल लूज करके दे रहा है और H पॉजिटिव उसको गेन करता है और H बनता है. दैट इज द रीजन व्हाई नॉन मेटल्स डू नॉट लिबरेट हाइड्रोजन गैस, क्योंकि नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे ही नहीं, तो H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही नहीं और H पॉजिटिव H बनेगा ही नहीं. आगे थर्ड, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज 3 आयंस दिए हुए MnO4 नेगेटिव, Ce सीरियम 4 पॉजिटिव एंड Cl2. ये तीनों के रिडक्शन पोटेंशियल है. अरेंज दीस इन द इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. increasing Cl2 MnO4 1 negative and Ce4 plus. ठीक है, इनको नहीं समझ में आया, अभी बोला लगा घर जाके एक बार और समझना आ जाएगा. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो खुद रेड्यूस हो रहा होगा, मतलब उसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होना चाहिए. ठीक है, और यहाँ पे वो है आपका Ce का, तो Ce सबसे ज्यादा अच्छा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला है इसमें Ce4 प्लस सबसे लास्ट में लिखेंगे. ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन. फोर्थ फिफ्थ तो थ्योरी है ना, हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 8 है. नहीं, मोलार कंडक्टिविटी इंक्रीज होता है, कंडक्टिविटी डिक्रीज ही होगा डायल्यूशन के साथ. ठीक है, वो कंडक्टिव मैं समय आपको बोला था, बट वो एक्चुअली मोलार कंडक्टिविटी के लिए होता है इंक्रीज. कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद डायल्यूशन, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ेगा तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाएगा, कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी, मोलार कंडक्टिविटी बढ़ेगी. और मोलार कंडक्टिविटी बढ़ने का रीजन मैंने बताया था कि वॉल्यूम बढ़ेगा. देखो ध्यान समझना, कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम. इधर सुन लो पहले. कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम. पहले इतने वॉल्यूम में 10 आयन थे, अब इतने वॉल्यूम में 10 आयन, तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कम हो गया, राइट. तो इसलिए कंडक्टिविटी डिक्रीजेस, बट मोलार कंडक्टिविटी इंक्रीज हुई क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया. कप्पा इनटू वी बनाया था पीछे. ठीक है, तो ये क्वेश्चन ठीक है. चलो आगे. प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एन एक्वस CuCl2 विद एन इनर्ट इलेक्ट्रोड. ये अपन देखे थे ना कि अगर हमने इलेक्ट्रोड को भी कॉपर का लिया ना, तो दोनों तरफ कॉपर का ही रिएक्शन होगा, पर क्योंकि इनर्ट इलेक्ट्रोड है तो आपको एनोड में क्लोरीन गैस मिलेगी और कैथोड में कॉपर मिलेगा. और अगर ये आप कॉपर इलेक्ट्रोड लेते हैं ना, तो आपको एनोड में भी कॉपर, मतलब दोनों में कॉपर है. ठीक है, चलो नेक्स्ट. डिफाइन द टर्म इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. ये तो ठीक है. What happens if the applied external potential exceeds the E0 cell of an electrochemical cell? Reaction reverse हो जाएगा. मतलब आप बोल सकते हो कि electrochemical cell will behave like electrolytic cell. ठीक है, बनाया था अपन E external लगाए थे, इक्वल रहेगा, लेस देन होगा, ग्रेटर देन होगा. ठीक है, हियरिंग एड्स में मर्क्यूरी सेल, ऑटोमोबाइल में लेड एसिड, अपोलो स्पेस प्रोग्राम में फ्यूल सेल. ठीक है, नॉन पॉल्यूटिंग सेल. डिफाइन लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी हो जाएगा. हाँ, बट उसको डिफाइन करना है. इट इज द मैक्सिमम मोलार कंडक्टिविटी अचीव्ड बाय एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट वैल्यूज. फ्यूल सेल लेड एसिड. हाँ चलो आगे. क्वेश्चन नंबर 10. सिंपल है. क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या क्या दिया हुआ है. यू हैव बीन गिवन कंसंट्रेशन, कंडक्टिविटी पता है, मोलार कंडक्टिविटी निकालना है. फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वही लैम्डा m इज इक्वल्स टू कप्पा इनटू 1000 अपॉन कंसंट्रेशन. ठीक है, और यूनिट हो जाएगा सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. इसका आंसर आएगा 124. करोगे तो एक बार चेक कर लेना आंसर आ रहा है कि नहीं. आंसर विल बी 124 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आ जाओ. आपको 2 इलेक्ट्रोड्स दिए हुए हैं, सीरियम दिया है, कोबाल्ट दिया है. पहले तो उसको देख के पहचानना है कि कैथोड कौन होगा, एनोड कौन होगा.
ये उल्टा कर देंगे, ए कैथोड बी एनोड। रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज्यादा है वो रिड्यूस होगा, यानी वो कैथोड होगा, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो एनोड होगा, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, ओके। तो इससे ई नॉट सेल निकल जाएगा, पहला सेल पोटेंशियल निकालने बोला है ना, ठीक है। और दूसरा डेल जी नॉट निकालने बोला है, माइनस एन एफ ई नॉट, माइनस एन एफ ई नॉट। ठीक है, सर तो N2 लेंगे, N4 N1 हो जाएगा, N2 लेंगे, N1 होगा, 4 से 3 हो रहे हैं, 2 से 1 हो रहा है, तो 1 N एक इलेक्ट्रॉन का नहीं मेरा पे 2 होगा, 2 होगा ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना कोबाल्ट कोबाल्ट, ठीक है, तो वो भी 2 इलेक्ट्रॉन देगा, 2 होगा, करना पड़ेगा। 2 बार, जस्ट लाइक वो सिल्वर में जैसा एनोड पर डिपेंड करता है ना N2 पे। तो अल्टीमेटली हमको हो सकता है दोनों में भी कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है, एक अगर 2 ले रहा है, एक 3, अगर एक 2 लीव कर रहा है, दूसरा 3 गेन कर रहा है, तो कैसे करोगे तो इसमें इसमें? इसमें हाँ, इसमें तो 2 ही होगा, जो मैंने बोला उसमें 6 हो जाएगा। मतलब आपका एनोड 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, बट कैथोड में 3 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, तो आप दोनों इक्वेशन को, एक को 3 एक को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तब तो दोनों का 6 होगा ना, तो वहाँ पे n का वैल्यू 6 हो जाएगा। इक्वेशन बैलेंस करना है बस, सबके रेस्पेक्ट में, इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में बैलेंस होना चाहिए। क्या बोलना है? तो del G naught will -2 into directly into हाँ, NFE नॉट, हाँ माइनस है, ठीक है। आंसर जूल में आएगा, एनर्जी है ना, जूल किलो जूल जो भी ठीक लगे, ठीक है। सेकंड छोड़ दो, हो जाएगा सेकंड, थर्ड भी एक्जैक्टली ऐसे ही है, मैं निकाला मुझे फर्स्ट क्वेश्चन जैसे ही, ठीक है, ठीक है। फोर्थ देखो, कैलकुलेट द चार्ज रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ Mn3O4 to MnO4 2 नेगेटिव इन द प्रेजेंस ऑफ एन अल्कलाइन मीडियम, मतलब OH नेगेटिव के प्रेजेंस में, ठीक है। दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, कितना कितना होगा ऑक्सीडेशन नंबर, इसका -2 होता है, इसका पावर 0 है ना, तो -2 is equals to 0, 8 divided by 3 प्लस 8/3, ठीक है। और इसका हो जाएगा -8 उधर जाके +8 + 8 -2 +6 होगा। ऑक्सीडेशन नंबर तो कैलकुलेट करना आता है, कोऑर्डिनेशन नंबर की कोऑर्डिनेशन का फॉर्मूला भी लिख रहा है, +6 + 8 कितना डिफरेंस हो रहा है, 6 - 2.6 और इससे बैलेंस भी करना पड़ेगा, 3 मैंगनीज है, यहाँ पे एक ही मैंगनीज है ना, 3 मैंगनीज, मतलब एक मैंगनीज में इतना चेंज हो रहा है, तो 3 मैंगनीज में इतना चेंज, इतना इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है ना। ये +8/3 से +6 जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना, और कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कितना मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, अपन ये निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। ये कितना हो जाएगा टोटल, 18 - 8 10/3 × 3 10 मोल बोल रहा है, तो 10 फैराडे, 1 मोल बोला है ना। अभी तक अपन 1 मॉलिक्यूल 3 मॉलिक्यूल कर रहे थे, राइट, अगर पूरा मोल से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी मोल से मल्टीप्लाई होगा, 10 इलेक्ट्रॉन की जगह 10 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन की जगह 10 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, मतलब कि 10 फैराडे। इतना चार्ज दोगे तो 1 मोल Mn3O4 MnO4 नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। हाँ, इसी से, ठीक है, चलो, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इसका आंसर लिख लो, ये तो इजी है। आपको रेजिस्टेंस दिया है, आपको डायमीटर दिया है ताकि आप एरिया निकाल सको, आपको लेंथ दिया है, तो इस सब से आप रेजिस्टिविटी निकालोगे, रो इज इक्वल्स टू RA/L, रो इज इक्वल्स टू RA/L, ऐसा करके निकाले, बस यूनिट्स ध्यान रखना भैया, है ना। सेंटीमीटर मीटर क्या है मालूम पड़ा, 1 मीटर में, दूसरा सेंटीमीटर में, ऐसे ही पुट कर दिए, और डायमीटर दिया है ना, तो रेडियस करके एरिया निकाल लेना πr² करके, तो इसका रेजिस्टिविटी का आंसर लिखो, रेजिस्टिविटी का आंसर होगा 87.18 ओम सेंटीमीटर, 87.18 ओम सेंटीमीटर रेजिस्टिविटी का आंसर है। इसका रेसिप्रोकल करोगे तो कंडक्टिविटी आ जाएगी, विच इज 0.01147, कप्पा है इसका 0.01147 यूनिट सीमेंस पर सेंटीमीटर। और एक बोला है मोलार कंडक्टिविटी निकालने के लिए, मोलार कंडक्टिविटी है इसकी 229.4 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर, वो रेजिस्टिविटी होती है।
अच्छा ओम सेंटीमीटर होगी, सीमन सेंटीमीटर में क्या होगी, पास लिया। चलो आगे, ठीक है, तीनों आंसर। इसका मैंने बता दिया आपको, रो का 87.18 ना, रो इज 87.18 ओम सेंटीमीटर, ठीक है। तो आगे सिक्स्थ हो जाएगा, सेवेंथ भी देख लो, हो जाएगा ये सेवेंथ। मैग्नीशियम आपका एनोड है, सिल्वर आपका कैथोड है, ठीक है, हो जाएगा सेवेंथ। एट्थ भी फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही है, एट्थ फर्स्ट क्वेश्चन जैसा है ना, इसी का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का एट्थ वाला जो है वो फर्स्ट के जैसा है, हो जाएगा। फर्स्ट, थर्ड और एट्थ एक जैसे क्वेश्चन, मतलब वही काम करना है। नाइन वाला कॉलरस लॉस, सानिया नहीं है, सानिया को समझना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, इसका आंसर है 523 इंटू 10⁻⁻⁴ सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। इसमें क्या क्या आपको दिया हुआ है, आपको दिया है लैम्डा m ऑफ NaOH, इसकी वैल्यू क्या दी हुई है 248.1 इंटू 10⁻⁴, और इसका कॉलरस लॉ क्या है लैम्डा Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा OH नेगेटिव, यही है, ये तो कॉलरस लॉ है ना। हम मोलार कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ आयंस में ब्रेक कर सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे दोनों एक एक ही थे NaOH, तो यहाँ पे दोनों के सामने 1 1 ही है कोफिशिएंट, पर ऐसा बाकियों में नहीं होगा, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है NaCl, तो ये भी हमारे पास NaCl का वैल्यू दिया हुआ है, दैट वैल्यू इज 126.5 इंटू 10⁻⁴, और इसको ब्रेक करेंगे तो Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। एंड लास्ट तीसरा गिवन है, ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, राइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को तो हम ग्राफ से निकाल सकते हैं, स्ट्रेट लाइन को एक्सट्रापोलेट करके पीछे पीछे खींच के, राइट। क्या दिया तीसरा BaCl2, BaCl2 इसके लिए वैल्यू दी है 280 इंटू 10⁻⁻⁴, और इसको ब्रेक कर सकते हैं Ba2 पॉजिटिव प्लस 2 Cl, राइट। अब मुझे चाहिए क्या, व्हाट आई वांट टू फाइंड BaOH ट्वाइस का, तो BaOH ट्वाइस के लिए क्या हो जाएगा BaOH का ट्वाइस विल बी लैम्डा Ba2 पॉजिटिव प्लस 2 लैम्डा OH नेगेटिव, राइट। अब OH के लिए सामने मुझे 2 चाहिए, मतलब मुझे इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई किए तो Na2 हो जाएगा, उसको काटने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इससे ऑटोमेटिकली Cl2 हो जाएगा, तो इसको माइनस कर देंगे, ये वाला माइनस हो जाएगा। मतलब अगर ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, तो 2 इंटू इक्वेशन नंबर 1 प्लस 2 इंटू इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर, इसको ये वाला नंबर देता हूँ, इक्वेशन को मैं ये वाला नंबर दे रहा हूँ, ठीक है, रोमन में। ये ऐसा करने से आंसर आ जाएगा, आंसर है इसका 523 इंटू 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर, सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखो, एल्यूमिनियम इज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ molten Al2O3 in the Hall process। एक चैप्टर था अपना, चैप्टर नंबर 6 पर वो हट गया, उसमें आप लोग पढ़ते हैं हॉल नहीं, 6th जनरल प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी, 11th से बोला, ये तो इसी में पढ़ा है, वो हट गया चैप्टर, हट गया चैप्टर नंबर 6 था, सरफेस केमिस्ट्री की बात है, आयन ऑर्गेनिक वाला, ठीक है। तो उसमें आप लोग पढ़ते हैं हॉल हेरोल्ड प्रोसेस होता है, हॉल हेरोल्ड प्रोसेस, जिसमें आप मोल्टन Al2O3 से Al को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, एल्यूमिनियम इज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन Al2O3 इन द हॉल प्रोसेस, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक अ करंट ऑफ 9650 एम्पियर टू प्रोड्यूस 120 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, एज्यूम दैट करंट एफिशिएंसी इज 90%। ये पूरा क्वेश्चन पिछले वाले जैसे क्वेश्चन से जैसे ही बनेगा, बस एक थोड़ा सा इसमें एक एक्स्ट्रा चीज आ गया करंट एफिशिएंसी का, मतलब अभी आप जो करंट IP लिखते थे ना, अब उसको एफिशिएंसी इनटू करंट इनटू T लिखना, हाँ मतलब 0.9। फॉर्मूला वही है, W इज इक्वल्स टू ZIT,
ठीक है, और Z अभी मैंने बनाया था ना A अपॉन NF, यहाँ पर याद हो जाएगा ना, इतने बार बनाओगे तो तो वाले मैट्रिक्स से बताओ तो वो नॉर्मल सी तो ये रिलेशन निकाले थे। एक मिनट इसको सॉल्व कर लो। A अपॉन NF आई कितना दिया है 9650 और टाइम क्या दिया है, टाइम तो निकालना है, ठीक है, और 120 ग्राम, ठीक है, इतना बताना है। ओके, तो ए आपका एटॉमिक मास हो गया, एन की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, एल्यूमिनियम 3, ठीक है, तो वही से आएगा ये 3F। फिर आप उसको गिवमेट्री मेथड से करोगे कि मुझे 27 ग्राम डिपॉजिट करने के लिए 3 फैराडे इलेक्ट्रॉन लगेगा, है ना, तो 1 ग्राम डिपॉजिट करने के लिए 3F, ये सर अपन तो चार्ज के लिए निकाल रहे हैं ना, तो NF नीचे आएगा सर, एक कूलम के लिए 27 अपॉन 3F लगेगा, तो ये वही लिखा हुआ है यहाँ पे Z तो निकालना पड़ेगा ना, तो Z ऐसे ही निकलता है, ठीक है। ओके, तो 120, अब ये जाके हम मल्टीप्लाई होगा 120 इंटू N यानी कि 3 इंटू F यानी कि 96,500 अपॉन A यानी कि 27, एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास अपॉन, हाँ, अपॉन 9650। अच्छा, मैं करंट का एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई करना भूल गया था, इंटू 0.9, बस ये एक एक्स्ट्रा था, बस वही बोल रहा था मैं आपको। यहाँ जो अपन ZIT लिखते हैं तो Z इंटू ईटा इंटू IT, ईटा को अपन बोलते हैं एफिशिएंसी, तो फिजिक्स में पढ़ते हैं ईटा, ईटा मतलब एफिशिएंसी होता है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इंटू 100, इसको ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं एफिशिएंसी को जनरली, ठीक है। तो 0.9 हाँ, 90% मतलब 0.9 एफिशिएंसी, मैक्सिमम एफिशिएंसी कैन बी 1, जितना इनपुट पावर दिया उतना ही आउटपुट मिल गया, मतलब डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा, 100% एफिशिएंसी, तो ठीक पॉसिबल नहीं होती, ठीक है, हो गया। इसका आंसर आएगा 148.14 सेकेंड्स, ठीक है, इसका आंसर आएगा 148.14 सेकेंड। चेक कर लेना एक बार आंसर, कुछ होगा ऊपर नीचे तो देख लेंगे, बाकी चीज यही लिख लो, ठीक। चलो आगे नेक्स्ट केस बेस में आ जाओ। केस बेस क्वेश्चंस में जरूरत नहीं है ऊपर का पढ़ने की, अगर आप चैप्टर पढ़ के गए हो पेपर में, तो है ना, क्योंकि ऊपर इलेक्ट्रोलिसिस समझाया है। तो आप 0 इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ना सॉल्व करने वाला मतलब कैसा, ठीक है, तो देखो कंसेप्ट समझ के चलो, बाकी क्वेश्चन तो कैसे दिया है, ये तो जबरदस्ती बनाया मैंने अलग अलग, है ना। अब वही क्वेश्चन एमसीक्यू में आएगा, वही क्वेश्चन उसमें आ गया, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा ना, बस एमसीक्यू में ऑप्शन दिया हुआ है, बाकी सॉल्व तो ये करना ही पड़ेगा ना, आप ये बिना किए किसी का आंसर दे सकते हो क्या, यही मैं मैथ्स का कॉलिंग में दे दूंगा, और यही मैं असर्शन रीजन में दे दूंगा कि ये है और उसका रीजन ये है, तो एक ही मतलब कंसेप्ट मेन है, तो चैप्टर अगर अच्छे से थोड़ी पता है कि क्या क्या है चैप्टर में ना, तो वो क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के पूछे आ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। ये तो बस आप लोग के सेटिस्फैक्शन के लिए, चलो हमको सर ने केस बेस करा दिया, है ना, हमको सर ने एमसीक्यू भी करवा दिया, हमको सर ने वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी करवा दिए, है ना, इसलिए मैंने ऐसा अलग अलग डिवाइड कर दिया। और वही क्वेश्चन आप देखोगे कि एक ही टाइप का क्वेश्चन अलग अलग जगह पे भी है, समझ गए, तो कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। सर इसको कई बार बैठा अक्सर बार क्यों देख रहे हो पीछे मुड़ के, चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स द कंडक्टेंस इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस, ठीक है। सेकंड है द कंप्लीट इक्विपमेंट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल, प्रोसेस का नाम है इलेक्ट्रोलिसिस। नेक्स्ट, in an electrolytic cell the electrode at which electron enter the solution is called the dash, and the chemical change that occur at this electrode is called dash। थर्ड वाला छोड़ो, अच्छा वाला तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा बोला ना मैंने। in an electrolytic cell the electrode at which electron enter the solution, हाँ, वही तो इलेक्ट्रॉन छोड़ के आगे निकलता है ना,
नहीं, कैथोड होगा सर, कैथोड होगा। डी होगा, कैथोड ही होगा। कैथोड और रिडक्शन होगा, क्योंकि आप देखो देखो एनोड में क्या होता है, Zn इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड पे छोड़ के Zn2 पॉजिटिव सॉल्यूशन में आता है, और ये इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करके सॉल्यूशन में आता है कॉपर के पास, और कॉपर उसको गेन करके रिड्यूस होता है, तो कैथोड और रिडक्शन होता है। जिंक एनोड था, उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, वो 2 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड के ऊपर ही था, तभी तो इलेक्ट्रोड नेगेटिव होगी ना एनोड, और ये इलेक्ट्रोड से ही इलेक्ट्रॉन वो वायर से होते हुए कैथोड के पास आए, और यहाँ कैथोड के पास से वो सॉल्यूशन में गया, कॉपर 2 पॉजिटिव ने उसको गेन किया, तो यहाँ वाला प्रोसेस पूछ रहा और है। इलेक्ट्रोकेमिकल में ये इलेक्ट्रोकेमिकली था, मैं बोल रहा हूँ ऊपर से वायर से ऐसा आ रहा है, ये तो नहीं वो हाँ उसमें उल्टा हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, फ्यूज्ड NaCl on electrolysis give dash on electrode। फ्यूज बोल रहे हैं मतलब मॉल्टन वाला, कहाँ से अमेरिकम आ गया, वोल्टेज आएगा सर से। तो अमेरिकम तो ये हो गया ना आपका मर्क्यूरी, मर्क्यूरी कहाँ से आ गया, सोडियम, बस सिर्फ सोडियम। अरे NaCl का आयनाइजेशन कराओगे तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव मिलेगा, कीप इट सिंपल है, इतना सोच क्यों रहे हो, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव मिलेगा, Na पॉजिटिव पॉजिटिव आयन है, किसके पास जाएगा, कैथोड के पास जाएगा, और ये पॉजिटिव होगा। अच्छा अच्छा ओके, हाँ इसलिए फिर आना होगा, मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सोच रहा हूँ। ठीक है, ऑप्शन ए होगा ना फोर्थ का। ठीक है, चलो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिख लो, ये सब क्योंकि तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आंसर बस लिख लो। आपको ना इसमें 2 चीजें दी है, जिनको नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन एक बार देख भी लो, अगर ट्राई किया और नहीं बना होगा तो आपको यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन दिया हुआ है, 2 इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन दिया है, एक 0.2 m का है और दूसरा 0.5 m का है, दोनों के लिए एक ही कंडक्टिविटी सेल यूज कर रहे हैं, तो L/A का रेशियो दोनों के लिए सेम होगा, सेल कांस्टेंट। इसके लिए आपको कंडक्टिव कंसंट्रेशन दोनों के लिए दिया है, फिर क्या बोला है, इसका आपको रेजिस्टेंस भी दे दिया है 50, और इसका भी रेजिस्टेंस दे दिया है 280, फिर इसका आपको कंडक्टिविटी भी पता है कप्पा 1.4 सीमन पर मीटर, इसका कंडक्टिविटी आपको निकालना है, तो पहले इस तीनों की हेल्प से, तो इन दोनों की हेल्प से निकल जाएगा, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इन दोनों की हेल्प से पहले G स्टार निकाल दो, सेल कांस्टेंट L/A। ठीक है, और फिर वो सेल कांस्टेंट यहाँ यूज करके कप्पा निकाल दो, तो इसका कप्पा का आंसर है, इसका आंसर है 0.0025 सीमेंस पर सेंटीमीटर। ठीक है, और फिर इसकी मोलार कंडक्टिविटी दी हुई आपको कितनी, अच्छा इसकी मोलार कंडक्टिविटी नहीं दी है क्या, अच्छा वही तो निकालना है, वो भी इसकी नहीं निकालना है, 0.5 वाले की निकालना है। ठीक है, तो इसकी मोलार कंडक्टिविटी आपको निकल जाएगी, कंडक्टिविटी निकल गई है तो into 1000 अपॉन कंसंट्रेशन, तो इसकी मोलारिटी का आंसर आएगा 5 into 10⁻⁻4 सीमन मीटर स्क्वायर में, 5 into 10⁻⁻4 आएगा मीटर स्क्वायर पर मोल, सेंटीमीटर में करोगे तो 5 आएगा, बस 5 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ऊपर वाला ना, नीचे वाला में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, चलो सेकंड हो जाएगा, थर्ड देखो, थर्ड नर्स इक्वेशन है, क्या क्या बोला आपको, एक कॉपर सिल्वर सेल बना रहे हैं, ठीक है, उसमें कॉपर आयन की कंसंट्रेशन कितनी बोल रहा है, 0.1 m, क्वेश्चन पढ़ रहे हो, कॉपर आयन की कंसंट्रेशन कितनी है 1 m, सॉरी 0.1 m, 0.1 m होता तो स्टैंडर्ड कंडीशन होती ना, फिर तो नर्स इक्वेशन आते ही पिक्चर में 0.1 m। ठीक है, द कॉम्पोजिशन ऑफ सिल्वर आयन इज अननोन, सिल्वर आयन का हमें कंसंट्रेशन नहीं पता है, वही निकालना है क्वेश्चन में। ठीक है, when the cell potential was measured it was coming out to be 0.422, ये क्या दिया हुआ है आपको, एल सेल, मेजर तो करोगे आपको ई सेल आएगा ना, ई नॉट सेल तो आप वैल्यू टेबल से देख के निकालते हो, उसके लिए आपको वैल्यू दी हुई है, तो कितना आएगा ऐड करने पे, ये आपको ई सेल दिया है। ठीक है, दिस इज योर ई सेल, दिस इज ई सेल, ई नॉट आप निकाल सकते हो, दोनों वैल्यू दी, आपको कैथोड एनोड समझ में आ रहा है, कौन सा होगा कैथोड कौन सा होगा एनोड, हाँ माइनस होगा ना, पर एनोड कैथोड कौन है, कैथोड कौन है, कॉपर सिल्वर में सिल्वर इज कैथोड एंड Cu इज एनोड, माइनस करोगे तो वो आएगा आपका
हाँ 0.46, ठीक है। ओके नाउ देख लो आप डिफरेंस कितना आएगा, ई नॉट सेल 0.46 है और ई सेल 0.42 है। कम हुआ ना ये, देखो अगर आप फॉर्मूले में माइनस करते हैं ना पर ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस समथिंग, समथिंग क्या होता है आपका आरटी अपॉन एनएफ लॉग वाला, ठीक है एलएन। हाँ तो इसका मैं बस लास्ट इक्वेशन लिख दूं, बाकी तो हो जाएगा। तो लास्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा इसका, ई सेल यानी कि 0.422 is equals to 0.46 minus 0.059 upon 2 आएगा ना, बैलेंस करके इक्वेशन को दो। फिर log of Cu2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन अपॉन Ag पॉजिटिव कंसंट्रेशन का स्क्वायर, ये आपको रिएक्शन से दिख जाएगा। क्या होगा रिएक्शन, Cu ऐसे ही रहेगा प्लस Ag पॉजिटिव gives Cu2 पॉजिटिव प्लस Ag, ये दो इलेक्ट्रॉन यूज किया, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन के लिए ये यहाँ पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसका आंसर है Ag पॉजिटिव का आंसर आएगा। अब जब इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट Ag पॉजिटिव एज 7.1 into 10 to the power minus 2 m, मतलब मोल पर लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 इसका आंसर देख लो। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या बोला, क्रोमियम मेटल कैन बी प्लेटेड आउट फ्रॉम एन एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ CrO3 अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन देख रहे हो, CrO3 में 6H पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स क्रोमियम प्लस CH2। इस इक्वेशन से क्या समझ में आ रहा है कि 6 फैराडे चार्ज अगर आप देते हो तो 1 मोल क्रोमियम डिपॉजिट होगा, आया ना। हाँ 6 इलेक्ट्रॉन से 1 क्रोमियम होता है, पर अगर पूरे इक्वेशन को मोल से मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 6 फैराडे चार्ज विल डिपॉजिट 1 मोल ऑफ क्रोमियम। क्रोमियम का एटॉमिक मास दिया है 52, एक क्वेश्चन में दिया भी रहता है, ठीक है 52। तो अब आपसे पूछ रहा है कि 24,000 कूलम दोगे तो कितना ग्राम क्रोमियम डिपॉजिट होगा। सिंपल है ना, 6F में 52 ग्राम डिपॉजिट हो रहा था, तो 1F में या 1 कूलम में सॉरी 52 अपॉन 6F, और 24,000 में 52 अपॉन 6 इंटू 96,500 इंटू 24, बस ये आपका फर्स्ट वाले का आंसर होगा। कितना ग्राम है, तो इसका आंसर है 2.155 ग्राम आंसर आएगा। 2.155 ग्राम कॉपर डिपॉजिट होगा, सॉरी क्रोमियम डिपॉजिट होगा। अगला बोला है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू प्लेट आउट 1.5 ग्राम। अब ये तो बना लेगा, आंसर आएगा इसका, टाइम जो आएगा वो है, टाइम आएगा 1336.15 सेकेंड, या इसको मिनट में अगर कन्वर्ट करते हो तो 22.27 मिनट। इसमें आपको पहले से मास देख लिया पड़ेगा, हाँ तो चार्ज निकाल लेना, करंट आपको दिया है, टाइम निकालना है, चार्ज निकाल लो, हाँ चार्ज निकाल लो पहले, आपको 1.5 ग्राम डिपॉजिट करना है ना। देखो 2.155 के लिए इतना चार्ज लगा, तो ये यहीं से भी निकाल सकते, इन दोनों को पकड़ के भी निकाल सकते कि आपने जब इतना चार्ज दिया तो 2.155 हुआ, या उल्टा 2.155 के लिए इतना चार्ज देना पड़ा तो 1 ग्राम के लिए इतना देना पड़ेगा, 1.5 के लिए हो जाएगा। इससे भी कर सकते हैं या बेसिक से चालू कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे कूल आपका चार्ज आ जाएगा और करंट दिया है तो टाइम निकल जाएगा, I = Q/T, ठीक है। तो इसका आंसर मैंने बता दिया 22.27 मिनट या फिर 1336.15 सेकेंड्स। ट्राई करना, हो सकता है यही क्वेश्चन आपके टेस्ट में आ जाए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, इसलिए हम ट्राई तो करोगे क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी पढ़ो। इसी को रीड्रॉ करके आपको इलेक्ट्रॉन का फ्लो बताना है। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो करना है, जिंक प्लेट से सिल्वर प्लेट की तरफ, करंट सिल्वर से जिंक की तरफ, कन्वेंशनल करंट, है ना। आगे इस सिल्वर प्लेट एनोड कैथोड, कैथोड सिल्वर का कैथोड है, आपका जिंक एनोड होगा। व्हाट विल हैपन द सॉल्ट व्हिच इज रिमूव्ड, रिएक्शन विल स्टॉप, ठीक है। व्हेन विल सेल स्टॉप फंक्शनिंग, व्हेन E सेल इज इक्वल टू 0, E सेल 0 हो जाएगा, सेल स्टॉप हो जाएगा, मतलब इक्विलिब्रियम रीच हो जाएगा।
ठीक है. How will concentration of Zn2 positive ions and Ag positive ions be affected when the cell functions? बढ़ते जाए Ag positive का concentration बढ़ेगा, राइट? हाँ, ठीक है. Zn2 का कम होगा. When the cell functions. फंक्शन में तो यही है वहाँ नहीं तो जिंक तो निकल रहा है ना. तो निकल के कम हो रहा है ना, तो कंसंट्रेशन और Ag का बढ़ रहा है ना. ये तो Zn2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन तो बढ़ा ना, पर आपका एक एक Zn निकल के Zn2 पॉजिटिव बन के Zn2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन बढ़ा रहा है. यहाँ पे Ag पॉजिटिव डिपॉजिट होके Ag पॉजिटिव का कंसंट्रेशन कम कर रहा है. ठीक है. और सेकंड वाला क्या बोल रहा है? हाउ विल द कंसंट्रेशन बी अफेक्टेड आफ्टर द सेल बिकम डेड? कांस्टेंट. अब कुछ नहीं होगा, ना Zn2 पॉजिटिव बढ़ेगा ना कम होगा, ना वहाँ Ag पॉजिटिव कम होगा ना बढ़ेगा, कांस्टेंट हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम. चलो इसके लिए आंसर लिख लो क्वेश्चन नंबर 6 का जल्दी से. वही रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी निकालना है. आंसर लिख रहा हूं मैं. रेजिस्टिविटी का आंसर आएगा इसका 6250 ओम सेंटीमीटर. ये रेजिस्टिविटी है. कप्पा आएगा इसके लिए. देखो स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहीं लिखेगा तो भी समझ जाना वो कंडक्टिविटी है. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहीं लिखा तो समझ जाना वो रेजिस्टिविटी है. समझ रहे ना? रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. रेजिस्टिविटी का एक और नाम क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. कंडक्टिविटी का एक और नाम क्या है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस. तो भूल मत जाना, मतलब कि ये तो पढ़े ही नहीं थे. ठीक है. स्पेसिफिक क्यों बोल रहे हैं कि रेजिस्टिविटी की वैल्यू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कब होगी? जब लेंथ 1 मीटर होगा और एरिया 1 मीटर स्क्वायर होगा. स्पेसिफिक. ठीक है. कप्पा की वैल्यू है 0.00016 सीमेंस पर सेंटीमीटर एंड मोलार कंडक्टिविटी की वैल्यू 3.2 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. ठीक है. ये आपका 6 के ए का आंसर है. और बी आप लोग कर लेना. प्रोडक्ट बताना है. वही प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है. प्रोडक्ट बताना है. एनोड में क्या बनेगा, कैथोड में क्या बनेगा. नहीं प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है. कॉपर बनेगा कैथोड में और एक्वस बोला है ना, एक्वस है. देखो ऑक्सीजन बनेगा एनोड में. ओवर पोटेंशियल, इससे तो ऑक्सीजन बनेगा, वरना क्लोरीन का तो वो पोटेंशियल वैल्यू क्या होता है, ऑक्सीजन बनेगा इसमें. देखो 1.36 वोल्ट है क्लोरीन वाले के लिए और ऑक्सीजन के लिए 1.23. तो कायदे से वैल्यू किसकी ज्यादा है उसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए था. रिडक्शन पोटेंशियल, अच्छा एक सेकंड, रिडक्शन होना चाहिए था. ठीक है. तो 1.23 तो ऐसे वैल्यू दी है, पर ओवर पोटेंशियल से ये वैल्यू बढ़ेगी ना, तभी तो ये ऑक्सीजन बनेगा. ठीक है. नेक्स्ट देखो, तो कौन से केस में लेना है? जहां भी आप वाटर यूज कर रहे हो एक्वस वाटर. ठीक है. अपन उस समय लिए थे NaCl का एक्वस सॉल्यूशन, तभी वही काम हुआ था. यहाँ ले रहे हैं अपन CuCl2 का एक्वस सॉल्यूशन, तभी सेम हो रहा है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखो. Steady current of 2 ampere was passed through two electrolytic cells X and Y connected in series containing FeSO4, ZnSO4 until 2.8 gram of Fe deposited. जब तक 2.8 ग्राम नहीं डिपॉजिट हुआ तब तक आपने करंट पास करते रहे. How long did the current flow? करंट का वैल्यू दिया है 2 एम्पियर. ठीक है. करंट का वैल्यू दिया है, टाइम निकालना है फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड पार्ट में जिंक कितना डिपॉजिट होगा ये निकालना. दो चीजें निकालने बोला एक्चुअली. तो हाउ लॉन्ग पूछा है ना, कितने देर तक करंट देना है. उसका आंसर है 4825 सेकेंड. लिख लो उसका आंसर 4825 सेकेंड्स तक जब आप करंट दोगे ना, तब जाके 2.8 ग्राम Fe डिपॉजिट होगा. और इस समय तक जिंक डिपॉजिट हो जाएगा. ये आप सेकेंड लॉ से निकाल सकते हो. दोनों का वेट डिवाइड इज इक्वल टू दोनों का इक्विवेलेंट वेट. ये था ना पूरा सेकेंड लॉ. 2.8 जिंक डिपॉजिट हुआ, सॉरी Fe डिपॉजिट हुआ, जिंक कितना डिपॉजिट होगा इज इक्वल टू ऊपर आ जाएगा Fe का 56/2 इक्विवेलेंट वेट, और नीचे जिंक का एटॉमिक मास दिया था 65.3/2. बस ये तो आप बिना फर्स्ट पार्ट किए भी बना सकते हैं. फर्स्ट पार्ट में टाइम का काम, सेकंड पार्ट में टाइम का काम थोड़ी ना. ये करोगे इसका आंसर आएगा 3.265 ग्राम. 3.265 ग्राम. ठीक है. और इसका बाद वाला क्वेश्चन तो बन जाएगा, ग्राफ वाला क्वेश्चन है. ठीक है. और 8th वाले का आंसर बस लिख लो.
ए कर्व वाला लेफ्ट राइट स्ट्रॉन्ग वन ए कर्व वाला है, दैट इज वीक नहीं, तो ए स्ट्रॉन्ग है, सॉरी ए स्ट्रॉन्ग है, बी और वीक है। A is for straight line, B is for curve. A is for straight line, B is for curve. तो A strong इलेक्ट्रोलाइट है, B आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। और एक का आंसर लिख लो, E सेल आएगा 1.42 वोल्ट, नॉट्स इक्वेशन लगा देना, आंसर विल बी 1.42। देखो ज्यादा अंतर नहीं है, 0.01 का ही अंतर है आंसर का चेंज करने से, क्योंकि E नॉट सेल तो आपको दिया है क्वेश्चन में 1.41 वोल्ट, और आपका E सेल कितना आएगा, मैं जो आंसर बता रहा हूँ 1.42 वोल्ट, ठीक है। 42 पॉइंट कुछ आ रहा होगा आगे, मैं शायद फोटो नहीं दिया होगा, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू। कल टेस्ट के लिए सबको आना है केमिकल काइनेटिक्स का, और अगले